हमें देखना चाहिए कि हम किस भारत की बात कर रहे हैं। उस भारत की जहां महीने का 25,000 रुपया कमाने पर आप चोटी के 10% आमदनी वाले समूह में आ जाते हैं, और यह सरकार का आंकड़ा है। क्या हम उस भारत की बात कर रहे हैं जिस भारत में 25 करोड़ से ज्यादा लोग महीने का 10,000 रुपए से भी कम कमाते हैं? उस भारत में कितने लोगों की आमदनी सालाना 7 लाख रुपए की है? कितने लोगों की आय 5 लाख रुपए सालाना है? अगर यह आंकड़ा होता, सरकार बताती, बजट में बताती, तो हम और भी बेहतर तरीके से जान पाते कि यह छूट कितने बड़े वर्ग को लाभ पहुंचाने जा रही है, कितने बड़े तबके को इस छूट से राहत मिलेगी, खासकर तब जब वह ब्याज दर बढ़ने के कारण ईएमआई के बोझ से दबने लगा है। हम मानकर चलते हैं कि 9 से 12 लाख कमाने वालों में ज्यादातर युवा भी होंगे, जिन्हें इस बजट में एक नया नाम मिला है, अमृत पीढ़ी। आप जानते हैं कि भारत में सरकारी तौर पर अमृत काल चल रहा है, और आपके घरों में जो बेरोजगार युवा हैं वे भी अमृत पीढ़ी कहलाएंगे। उन्हें अब बेरोजगार मत कहिए, अमृत पीढ़ी कहिए। काम भले ना मिला हो, मगर नाम मिल गया है। हम त्वरित टिप्पणी में इस बजट में युवाओं के लिए क्या है उस पर नजर डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल, हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पर भी हम मौजूद हैं। भारत के युवा अमृत पीढ़ी कहलाएंगे। 28 जनवरी को एनसीसी कैडेट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी युवाओं को अमृत पीढ़ी कह दिया था। अमृत का संबंध अमर होने से होता है, सत्य और पवित्रता से होता है, लेकिन युवाओं के आसपास बनते और बिगड़ते अवसरों को देखिएगा तो अमृत कम, विष ज्यादा नजर आता है। याद रखिएगा कि हम सभी भूलोक के नागरिक हैं, जिसे मृत्यु लोक कहा जाता है। हम में से कोई भी अमर नहीं है, मगर अमरत्व के बिना अमृत की बात हो सकती है? कैसे हो सकती है? खैर, अब जब हो रही है तो इसे स्वीकार कर लेते हैं। तो हमारे युवा अमृत पीढ़ी के कहे जाएंगे। उनके जीवन में अमृत कितना है जल्दी से बताता हूं, आप त्वरित टिप्पणी देखते रहिए। 7 लाख सालाना कमाने वाला महंगाई से त्रस्त तो होगा ही, शायद वो भी मुफ्त अनाज योजना की कतार में खड़ा होगा। उसकी कमाई पर 0 टैक्स लगेगा, या उसके लिए राहत की बात हो सकती है। अगर इस आय वर्ग की संख्या सामने होती तो हम और बेहतर तरीके से समझ पाते। अगर वित्त मंत्री यह बता सकती हैं कि कितने हजार रुपए की छूट मिल रही है, तो यह क्यों नहीं बता दिया कि कितने लोगों को यह छूट मिल रही है? हम इस संख्या पर इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि भारत में कमाने वालों का बड़ा हिस्सा बहुत मामूली कमाता है, वो टैक्स देने के लायक भी नहीं बन पाता है। यह ई श्रम पोर्टल है। अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने इसके आंकड़ों का विश्लेषण किया है। उन्होंने यह लेख द वायर की साइट पर लिखा है। अरुण कुमार का कहना है कि ई श्रम पोर्टल पर 28 करोड़ लोगों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराए हैं। इनमें से 94% लोग वो हैं जो 10,000 से कम कमाते हैं। मानकर चला जाता है कि ये सभी असंगठित क्षेत्र से जुड़े होंगे, तो आप इस क्षेत्र की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं, जहां 26 करोड़ से ज्यादा लोग 10,000 रुपए से कम प्रति माह कमाते हैं। अरुण कुमार के अनुसार 28 करोड़ का 94% 26 करोड़ से अधिक होता है। अरुण कुमार ने लिखा है कि विश्व बैंक के अनुसार 13,000 रुपए प्रति माह कमाने वाला गरीब होता है, लेकिन यहां तो 10,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही है, कम कमा रहे हैं। जिस देश के असंगठित क्षेत्र के 26 करोड़ लोग 10,000 रुपए प्रति माह से कम कमाते हैं, हम जानना चाहते हैं कि उस देश में बजट की इन घोषणाओं में ताली बजाने वाले कौन हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत के आम जन की आर्थिक स्थिति क्या है। क्या आप इस सच्चाई से नजर हटा सकते हैं? क्या इतना कम कमाने वाले देश के युवा भी बजट की घोषणाओं के बाद ताली बजा रहे होंगे? बता दीजिए। उम्मीद है पिछले साल मई की यह खबर आपको याद होगी। तब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS का आंकड़ा आया था। यह सर्वे 2019-20 के लिए था। इसमें बताया गया कि जो भी 25,000 रुपए महीने का कमाता है
वो चोटी के 10% आमदनी पाने वालों में आ जाता है। क्या इसमें कोई बदलाव आ गया है? इतनी तरक्की आ गई है कि लोग 25,000 से ज्यादा कमाने लगे हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में कमाई के कितने कम अवसर हैं। जो भी अवसर हैं वो कम मजदूरी, कम सैलरी वाले अवसर हैं। इस बजट में 6 से 9 लाख रुपए सालाना आय वालों को 15,000 रुपए कम टैक्स देने होंगे। पहले उन्हें 60,000 रुपए देने पड़ते थे, अब 45,000 रुपए टैक्स के तौर पर देने पड़ेंगे। 15 लाख सालाना कमाने वालों को राहत मिली है, ज्यादा मिली है। कम कमाने वालों से ज्यादा राहत ज्यादा कमाने वालों को मिली है, अगर मेरा गणित सही है तो। 15 लाख सालाना कमाने वालों को पहले 1,87,500 रुपया टैक्स लगता था, अब उन्हें 1,10,000 रुपया टैक्स देना होगा। यहां तक इस वर्ग में युवा ही आते होंगे जो अपनी नौकरी शुरू कर रहे होंगे या उनकी नौकरी के कुछ साल हो गए होंगे। निश्चित रूप से यह राहत की बात तो है, मगर इतनी बड़ी भी हेडलाइन नहीं है। महंगाई, स्कूल की फीस, मकान का किराया, ईएमआई, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये सब देखेंगे तो वह इस राहत का बहुत लाभ नहीं उठा रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। कायदे से यह छूट तो तब मिलनी चाहिए थी जब कोरोना के 2 साल के दौरान 9 से 12 लाख सालाना कमाने वाला वर्ग करा रहा था। बैंकों के ब्याज दर बढ़ने से उस पर ईएमआई का बोझ बढ़ता जा रहा था और अब भी बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के समय यही वो तबका था जो ईएमआई नहीं चुका पा रहा था। 7 लाख की छूट पर एक राय और आई है, किसी एक्सपर्ट की है। इस बजट में कहा गया है कि नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख की सालाना आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। मगर अतिरिक्त राय, अलग राय यह है कि पुरानी व्यवस्था में तमाम छूट मिलाकर वैसे भी 7 लाख की आमदनी पर टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि 5 लाख तक तो वैसे ही छूट थी और उसके अलावा 1.5 लाख की छूट दी जाती थी। फिर नई पेंशन स्कीम में निवेश करने के लिए 50,000 की छूट मिलती थी। तो एक तरह से 7 लाख वालों को 0 टैक्स की छूट मिलती थी। तो क्या इस ऐलान के जरिए आंकड़ों की बाजीगरी की गई है? इसे आप भी अपने स्तर पर चेक कर लीजिएगा, ठीक से देख लीजिएगा। हम त्वरित टिप्पणी में बात कर रहे हैं अमृत पीढ़ी की। इस बजट में युवा पीढ़ी को नया नाम मिला है, अमृत पीढ़ी का। भारत के युवाओं के जीवन में कितना अमृत है, कितना विष है, वही जानते होंगे। थोड़ा मैं भी बता देता हूं।